नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम नवा लेसन जो है वन एवं वन्यजीव संसाधन 8वां चैप्टर में ही हमने संसाधन का देखा और उसमें हमने जमीन संसाधन के बारे में देखा। अभी यहाँ पर हम वन यानी जंगल और वन्यजीव यानी जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं तो वो भी एक संसाधन ही है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ये चैप्टर 4 मार्क्स का है, तो उसमें से 2 मार्क्स के सवाल आते हैं और 1 मार्क्स का नक्शे में आता है अभ्यारण्य, और 1 मार्क्स हेतुलक्षी में जैसे कि MCQ खाली जगह सही गलत कुछ भी 1 मार्क्स का वो आता है। ऐसे कुल 4 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो अगले चैप्टर में हमने संसाधन का अर्थ देखा था कि भगवान ने हमें जो सभी चीज़ें जो दी है, प्राकृतिक संपत्ति जिसे हम कहते हैं, तो वो प्राकृतिक संपत्ति को मनुष्य जब अपनी बुद्धि, कौशल्य और क्षमता से उसको उपयोग में लाने योग्य बनाता है, और जब वो हमारी उपयोग में आता है, हमारी आवश्यकताएं पूरी करता है, तब वो संसाधन कहलाता है। तो वो अभी हम वो उसके संसाधन के बारे में देख चुके। अभी हम देखेंगे कि आदिकाल से प्रकृति से विभिन्न चीज़ें प्राप्त कर हम अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ गए कि संसाधन का उपयोग की खेती प्रवृत्ति, औद्योगिक प्रवृत्ति है, और कोई भी प्रवृत्ति हो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसाधन पर निर्भर है। तो उसका हमने उत्तर भी देखा था कि खुराक के रूप में हमें संसाधन जो खेती से या जंगलों से या जानवरों से मिलता है खुराक के रूप में। बाद में जो कच्चा माल है, तो जो कच्चा माल हमें खेती में से जो खेत पैदाश है वो मिलती है, जंगलों में से जो पैदाश मिलती है, तो उसके ऊपर और खनिज जमीन में से जो मिलते हैं, तो उस पर आधार रखते हैं उद्योगों, तो उद्योगों को वो कच्चा माल देते हैं। तो ये सब हमने देखा। बाद में हमने संचालन शक्ति के संसाधन देखे, जिससे जो ऊर्जा चाहिए वो हमें प्राकृतिक गैस से और खनिज तेल में से जो प्राप्त होता है। तो संसाधन के बिना हमारा जो विकास है वो शक्य नहीं था, और हमारा जीवन भी शक्य नहीं था, क्योंकि सभी ज़रूरियातें वो हमारी प्राकृतिक संपत्ति वही है, हमारे संसाधन वो हमारी ज़रूरियातें पूरी करता है, और हमारा अस्तित्व, प्रगति और विकास ये संसाधनों पर ही आभारी है, जो हम अगले चैप्टर में उसका उपयोग के रूप में देख चुके कि आहार के रूप में, कच्चे माल के स्रोत के रूप में, और शक्ति संसाधन के रूप में, कि ये खनिज है तो ही संसाधन है तो ही मनुष्य जीवन है। तो उनमें से हमने अभी इस चैप्टर में हम जंगल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप 5वीं कक्षा से जंगलों के बारे में पढ़ कर आ रहे हैं और उसका महत्व भी पढ़ रहे हैं। पिछले साल 9वीं में भी हम जंगलों के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जंगल में जो जंगल किसे कहते हैं, तो उसका सामान्य अर्थ ले कि जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो, झाड़ियाँ हो और घास का समुच्चय यानी समूह, बहुत सारे पेड़ों का, झाड़ियों का, छोटी घासों का जो समुच्चय समूह है उसको जंगल कहते हैं या वन कहते हैं। अभी प्राकृतिक वनस्पति जो होती है उनमें वनस्पतियों का समावेश हो सकता है कि जिसका विकास मनुष्य की सहायता के बिना प्राकृतिक स्वरूप से होता है, कि जो वनस्पति अपने आप उगती है और उसमें से जो बड़ा पेड़ होता है या शुभ के रूप में होता है या पौधा होता है, पर उसमें मनुष्य उसी में कोई अपना योगदान वो पौधे को, पेड़ को बड़ा करने में नहीं देता, वो अपने आप प्राकृतिक रूप से मतलब उग निकलती है और बड़ी होती है। तो उसको हम बोलेंगे प्राकृतिक वनस्पति। और उसका दूसरा नाम है अक्षत वनस्पति। याद रखना, खाली जगह MCQ इसमें आ सकता है कि जो मनुष्य की सहायता बिना प्राकृतिक रूप से ही जो वनस्पति बड़ी होती है उसको अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। और भारत में इस प्रकार की वनस्पति अभी हम देखें तो हिमालय में, जो हम 9वीं में पढ़ चुके हैं, सुंदरवन में है, और जो रेगिस्तान इलाका है, बाद में जो दुर्गम यानी पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर ही ऐसी वनस्पति, क्योंकि वहाँ मनुष्य नहीं जाते और मनुष्य की सहायता वहाँ पर पेड़ों को उगने में नहीं मिलती है, तो वहाँ पर ही ऐसी अक्षत वनस्पति देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर जंगलों का महत्व तो हम 9वीं में भी पढ़ चुके हैं और अब 5वीं से पढ़ कर आए, तो आप सब जानते हैं कि जंगल हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम जंगलों का वर्गीकरण यानी प्रकार, जंगलों के प्रकार देखेंगे। तो जंगलों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न दृष्टि से किया जाता है कि जलवायु के आधार पर जो जंगलों का वर्गीकरण है वो कक्षा 9वीं हम देख चुके कि
पूरे देश में हर एक दिशा में हर एक एरिया में हम जाए तो वहाँ की जलवायु अलग अलग है। और जो जैसी जलवायु जो पेड़ को अनुकूल है वैसा पेड़ वहाँ उगता है। तो जलवायु की दृष्टि से हमने 9वीं में जो पेड़ों के प्रकार जंगलों के प्रकार देखे थे, उसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल, उष्णकटिबंधीय पतझड़ जंगल और उष्णकटिबंधीय जो कंटीली झाड़ियों के जंगल जो रेगिस्तानी एरिया में, और देखा था समशीतोष्ण कटिबंधीय जो हिमालय पर घास के मैदान है, और ज्वार से जो जंगल है, मैंग्रोव जंगल। तो ये हमने जलवायु के आधार पर जंगलों के प्रकार जो हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अभी हम यहाँ पर जो जंगलों के प्रकार देखने वाले वो प्रशासन, मालिकाना और व्यवस्थापन की दृष्टि से जो उसके 3 प्रकार किए गए वो अभी हम जो पढ़ने वाले। प्रशासन यानी उसका जो संचालन है वो कौन करता है, राज्य करता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं करती है। उसकी मालिकी राज्य की है कि केंद्र की है, उसकी व्यवस्था कौन करता है, उसके हिसाब से ये प्रकार यहाँ पर बताए गए जो हम देखेंगे। तो पहला जंगलों का जो वर्गीकरण यानी प्रकार है वो प्रशासन के आधार पर। तो उनमें से इस बार बोर्ड की परीक्षा में एक सवाल आया था प्रशासन के आधार पर जंगलों के प्रकार। ये इस बार की बोर्ड की एग्जाम में 2 मार्क्स में ये सवाल आया था। तो प्रशासन के आधार पर जंगलों के यहाँ पर हमें 3 प्रकार दिए हैं तो वो हम देखेंगे। आप याद रखना, प्रशासन के आधार पर जंगलों के जो प्रकार है उसमें पहला है आरक्षित जंगल, जिसको रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार के जंगल सीधे प्रशासन के नियंत्रण में होते हैं। प्रशासन यानी जहाँ पर वो जंगल है वहाँ कौन सा नगर पालिका है तो नगर पालिका देखेगी, महानगर है तो महानगर पालिका देखेगी, गांव है तो ग्राम पंचायत देखेगी। तो सीधा वो प्रशासन के नियंत्रण में होता है ऐसा जंगल। और इस जंगल में कोई भी व्यक्ति न लकड़ियाँ काट सकता है, न लकड़ियाँ चुनने जा सकता है, न पशुओं को चराने के लिए जा सकता है। सभी प्रवृत्तियों पर प्रवेश करने के लिए प्रतिबंध होता है। उसके लिए तो उसको आरक्षित कहते, वो आरक्षित है। कोई भी व्यक्ति को अंदर जाने के लिए उनको मतलब परमिशन नहीं है। तो ऐसे जंगल को आरक्षित जंगल कहते हैं। दूसरा है संरक्षित जंगल, जिसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। इस प्रकार के जंगलों की जो देखभाल है वो शासन तंत्र द्वारा किया जाती है। तो शासन तंत्र यानी जो जो भी प्रशासन है, जैसे कि अभी हमने आगे देखा वही शासन तंत्र के द्वारा होती है। और यहाँ पर वृक्षों को हानि पहुँचाए बिना कि पेड़ जो खड़े मतलब सजीव है वो जो हालत में वही हालत में रहे, उसको नुकसान पहुँचाए बिना कोई भी व्यक्ति अगर लकड़ियाँ जो सूखी लकड़ियाँ पड़ी होती है वो चुनने जाना चाहता है तो जा सकता है। और पशुओं को भी चराने के लिए वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वो जा सकते हैं। यानी यहाँ लोगों को अंदर पशुओं चराने के लिए और जो लकड़ी नीचे पड़ी है सूखी वो भी चुनने का उनको परमिशन है। पर जो पेड़ खड़े उनको बिल्कुल नुकसान पहुँचाना नहीं है, वो है संरक्षित जंगल। तीसरा है अवर्गीकृत जंगल यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगलों का वर्गीकरण अब तक नहीं किया गया है कि उसका देखभाल कौन करेगा वो आरक्षित है कि संरक्षित है। ऐसा कोई वर्गीकरण उसका नहीं किया गया है। यहाँ वृक्षों को काटने तथा पशुओं को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं। ये जंगल है तो कोई भी व्यक्ति जाता है पेड़ को काटता भी है और पशु को भी चराता है। मतलब पेड़ को तो काटना नहीं चाहिए लेकिन वहाँ पर कोई निगरानी नहीं है इसीलिए कोई भी व्यक्ति काटता है। तो ऐसे अवर्गीकृत जंगल है कि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पशुओं को भी चराओ और पेड़ भी जो व्यक्ति काटते वो काटते हैं। तो ये प्रशासन के आधार पर हमने 3 जंगलों के प्रकार देखे, आरक्षित जंगल, संरक्षित जंगल और अवर्गीकृत जंगल। अभी हम देखेंगे मालिकाना, प्रशासन तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से जंगलों का प्रकार कि कौन उसका मालिक है, उसका व्यवस्थापन कौन करता है। उसके आधार पर हम अभी उसके आधार पर भी 3 प्रकार हैं। तो मालिकाना के आधार के राज्य के मालिकाना जंगल जिसको स्टेट फॉरेस्ट कहते हैं कि इस प्रकार के जंगलों पर राज्य या केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है कि वो जंगलों का ध्यान राज्य सरकार या केंद्र सरकार रखती है। देश में अधिकांश जंगल क्षेत्र इस प्रकार में रखे गए कि हमारे देश में बहुत सारे जंगल जो है वो राज्य के मालिकाना जंगल है कि उसकी जो देखभाल है उसका जो मालिक है वो राज्य या केंद्र सरकार है। दूसरा जो प्रकार है वो सामुदायिक वन।
तो इस प्रकार के जंगलों पर स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं, जैसे कि आप सब जानते हैं, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका। तो वो जहाँ पर वो जो जंगल है वहाँ का वो नियंत्रण करते हैं, तो उसको सामुदायिक वन कहते हैं। कि गांव में है तो ग्राम पंचायत देखेगी, मानो कि यहाँ सूरत में वो जंगल है तो महानगर पालिका देखेगी। तो इस तरह के जंगल को सामुदायिक वन कहते हैं। अभी तीसरा जंगल है निजी जंगल। नाम पर से ही हमें पता चलता है कि प्राइवेट जंगल की वो कोई पर्सनल एक व्यक्ति उस इस प्रकार का जंगल व्यक्तिगत मालिका वाला होता है। चाहे कि मैं भी वो जंगल की मालिक हो सकती है, ऐसे कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो ऐसे जंगल खास करके उड़ीसा, मेघालय, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में राज्यों में पाए जाते हैं। और अभी हम देखें तो ऐसे जंगल क्षत विक्षत अवस्था में, यानी उसका अभी ध्यान इतना नहीं रखा जाता। कई पेड़ सूख गए, सड़ गए हैं, कई पेड़ अच्छे हैं, तो ऐसी अवस्था में। और कुछ जंगल उज्जड़ अवस्था में, यानी कोई जंगल तो पूरे उज्जड़ यानी वीरान बन गए हैं। तो निजी जंगल इतना अच्छे अभी नहीं देखने को मिलते। तो यहाँ पर हमने जंगलों का वर्गीकरण यानी जंगलों के प्रकार हमने दो के आधार पर देखा। पहले हमने प्रशासन के आधार पर जंगलों के 3 प्रकार याद रखे, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, याद रखना। और दूसरा प्रकार हमने मालिकाना, प्रशासन और व्यवस्थापन की दृष्टि से देखे, उसके भी 3 प्रकार, राज्य की मालिकी के, सामुदायिक वन और निजी जंगल। तो आज हम यहाँ तक देखेंगे और उनमें से आपको जो MCQs बनते हैं वो उतना बनाकर लिखना है।